गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर पीसीएम में। जैसे कि हम फिजिक्स का पहला चैप्टर स्थिर विद्युत पढ़ रहे थे और उसमें हम कल आगे तक काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर चुके थे और कल हमने खासकर पढ़ा था अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि दोनों महत्वपूर्ण व्यंजक थे। और आज हम उसी कड़ी में एक अलग व्यंजक एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का एक व्यंजक सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला ये जो बल युग्म है, इसका व्यंजक काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम्स में आपके पूछा गया है। साथ ही साथ ये जो व्यंजक है और इसके जो फार्मूले हैं, इससे रिलेटेड कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक। तो चलिए सबसे पहले हम जैसे पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि फिजिक्स की जो जान है वो उसका फार्मूला है, और अगर फार्मूला और उसका डायग्राम है, और अगर हम डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो सारा का सारा व्यंजक आपकी मुट्ठी में होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए व्यंजक की और देखते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर किसी विद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाए तो उस पर जो लगने वाला बल युग्म होगा उसका मान क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा और उसमें कौन कौन सी स्थितियां बनेंगी। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है एक समान विद्युत क्षेत्र में। हमने पढ़ा था एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र को हमने पीछे की कक्षा में पढ़ा था कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं, तथा असमान विद्युत क्षेत्र उसे कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता असमान हो यानी अलग अलग हो। तो हमको कैसा विद्युत क्षेत्र लेना है, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम एक समान विद्युत क्षेत्र, जो ये आपको ई करके तीर के कुछ तीर बनते हुए दिख रहे हैं, इसको हम एक समान विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। अब हमें इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रखना है। तो हम इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को कुछ इस स्थिति में रख देते हैं और अब हम व्यंजक की शुरुआत करते हैं। तो हम चित्र में देखते हैं कि ये जो ई करके लिखा है ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और एक समान जो विद्युत क्षेत्र है उसमें एक विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। ये विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। और ये जो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, इसी पर जो हम बल युग्म का मतलब जब दो बल एक युग्म यानी जोड़ा के रूप में काम कर रहे हों उसे हम बल युग्म कहते हैं। अगर बल युग्म का आपको एग्जाम्पल समझना है तो कक्षा 11 में हमने बल युग्म और बल युग्म आघूर्ण दोनों समझा था। उसी को हम एक बार रिकॉल करते हैं कि अगर ये विद्युत द्विध्रुव है, इसका एक सिरा ये हुआ, दूसरा सिरा ये हुआ, तो अगर हमें इसमें बल युग्म लगाना तो हमें किसी एक सिरे पर बल ना लगा के हमें दोनों सिरों पर बल लगाना पड़ेगा। तो जैसे हम इस सिरे को अगर ऊपर ले जाएं तो इस सिरे को अगर नीचे ढकेलें तो इसी को हम बोलते हैं बल युग्म। तो जो बल युग्म होता है वो किसी भी वस्तु के दोनों सिरों पर विपरीत दिशा में लगता है। अगर एक ऊपर की ओर लगेगा तो एक नीचे की ओर। अगर बल युग्म के हम कुछ एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम देखेंगे कि जब हम साइकिल चला रहे होते हैं या बाइक ड्राइव कर रहे होते हैं तो हम जो बल युग्म लगाते हैं तो साइकिल का एक हैंडल, अगर हमें किसी मोड़ पे साइकिल को मोड़ना है या बाइक को मोड़ना है तो हम एक हैंडल को इधर खींचते हैं तो दूसरे हैंडल को ऐसे करते हैं, मतलब पुश करते हैं, तो हम देखते हैं कि साइकिल आसानी से मुड़ जाती है। तो जो साइकिल के हैंडल में जो दो बल इस हाथ से और इस हाथ से लगाया जाता है मोड़ पर, उसी को हम बल युग्म कहते हैं।
साथ ही साथ आपने देखा होगा कि अगर आप नल की टोंटी को खोल रहे हो, तो अगर नल की टोंटी को आप खोलें, तो अगर नल की टोंटी का ये ऊपरी हिस्सा है तो इसे खोलना है, तो हम इसे कुछ ऐसे मूव करेंगे, तो हम देखते हैं कि एक सिरे को हम इधर और दूसरे सिरे को इधर मूव कर रहे होते हैं, जिससे नल की टोंटी से पानी निकलने लगता है। बॉटल का ढक्कन, अगर बॉटल का ढक्कन खोलना हो तो हम उसे कुछ इस वाली उंगली से इधर पुश करेंगे और इससे इधर पुश करेंगे, मतलब दोनों जो सिरे हैं उसमें अलग अलग बल लगाएंगे और बल दोनों समान परिमाण के होंगे, लेकिन दोनों की दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी, और यही सब मिलकर बल युग्म का निर्माण करते हैं। तो जैसा कि हम एक समान विद्युत क्षेत्र जान चुके हैं और उसमें हम विद्युत द्विध्रुव रखे हैं। विद्युत द्विध्रुव की भी परिभाषा हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं कि दो बिंदु आवेश, कैसे बिंदु आवेश, विजातीय बिंदु आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो। और विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, जब दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर यानी बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित ना हो तो वही निकाय मिलकर विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। और बल युग्म को हमने जाना कि जब एक ही वस्तु में दो विपरीत दिशाओं में बल एक साथ बल लगाया जाता है तो उसी को हम बल युग्म कहते हैं। तो हमें इन्हीं तीनों चीजों को मिलाकर इस डेरिवेशन को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम एक समान विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। तो हमने माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हम विद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं और हम इस एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार रखते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। और अगर अब हम देखें कि अब इसमें लगने वाले बल युग्म की गणना करना है तो उसे अब हम आगे व्यंजक में समझेंगे। तो सबसे पहले हम चित्र का वर्णन करेंगे। तो हम मानते हैं कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो +q तथा -q आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है और ये दूरी अल्प होती है, तथा इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार बना रखा गया है कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसका जो अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र यानी E के साथ कितना कोण बनाता हुआ दिख रहा है, थीटा कोण बनाता है। विद्युत क्षेत्र E के कारण बिंदु A पर रखे +q आवेश पर जो लगने वाला बल है वो F बराबर QE, कल ही हमने पढ़ा था। हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से जानते हैं कि E होता है F/Q। तो विद्युत क्षेत्र E के कारण बल, लगने वाला बल अगर हम निकालेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, EQ यानी QE। तो इसे हम QE भी लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बिंदु A पर स्थित विद्युत क्षेत्र E के कारण बिंदु A पर स्थित +q आवेश पर लगने वाला बल क्या है, QE, तथा बिंदु B पर स्थित -q आवेश पर तथा बिंदु B पर स्थित -q आवेश पर विद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला बल क्या है, -QE। यहाँ +QE -QE इसलिए लिखा गया है क्योंकि QE की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तथा B पर जो है तो वो -QE इसके जस्ट अपोजिट है। अब हम अगर आगे देखते हैं तो जब ये दोनों जो बल हैं QE और -QE ये दोनों परिमाण में बराबर हैं, अर्थात यहाँ भी QE है और यहाँ भी QE, लेकिन इनकी दिशा विपरीत है। इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर, इसीलिए इसकी दिशा अपोजिट है, इसलिए इसे -QE के द्वारा दर्शाया गया है। किंतु इनकी अगर हम क्रिया रेखा देखें तो इसकी क्रिया रेखा इधर है और इसकी क्रिया रेखा इधर है, अर्थात दोनों की क्रिया रेखा भिन्न होने के कारण ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। और ये बल युग्म क्या करता है कि अगर हम इसे इधर बल लगाएं तो ये इसको इधर खींचने का प्रयास करेगा और ये इसको ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये नॉर्थ टू साउथ लग रहा है बल और ये बल साउथ टू नॉर्थ लग रहा है, यानी ये उत्तर से दक्षिण लग रहा है और ये दक्षिण से उत्तर। तो ये द्विध्रुव को घुमाकर इसके समान लाने का
प्रयास करता है और इसे हम प्रत्यानयन बल युग्म कह देते हैं। तो चलिए पुनः एक बार चित्र को समझते हैं। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है तथा इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि इस द्विध्रुव का जो अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाता है। विद्युत क्षेत्र E के कारण बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल क्या है? QE। विद्युत क्षेत्र E के कारण बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल क्या है? माइनस QE। ये दोनों बल परिमाण में समान है किंतु इनकी दिशा विपरीत है, अतः ये इनकी दिशा भिन्न होने के कारण ये एक बल युग्म घूर्ण का निर्माण करते हैं जो इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानांतर लाने का प्रयास करते हैं और इसी को हम बोल देते हैं प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। तो अब हम आगे यहीं से शुरू करते हैं। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण बराबर, अगर प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का सूत्र देखना है तो हम चाहे तो ये बल ले लें चाहे तो ये बल, क्योंकि दोनों बल के परिमाण क्या है? समान, और दोनों की दिशा क्या है? विपरीत। तो हम यहाँ एक बल गुणे ये दोनों जो बल हैं, ये बल है और ये बल, इन दोनों बल की जो क्रिया रेखा है उनसे लंबवत दूरी, तो हम दोनों बलों के बीच जो ये लंबवत दूरी है ये सूत्र में ले लेते हैं। तो अतः प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण बराबर एक बल गुणे दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण को हम किससे दर्शाते हैं? टाउ से। और एक बल हम ले लेते हैं QE। यहाँ माइनस QE इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह जो है वो यहाँ लगने वाले केवल बल की दिशा बताता है, और एक बल हो गया QE और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी देखें तो क्या है? AC, तो गुणे AC, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज ACB में अब हम समकोण त्रिभुज ACB ले लेते हैं। यहाँ आप देखते हैं कि लंबवत लाइन जो होती है वो आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो समकोण त्रिभुज ACB में अगर हम समकोण त्रिभुज ACB में साइन थीटा का मान निकालें तो साइन थीटा को हम जानते हैं एक सूत्र से LAL बटे KKA अर्थात लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब को अगर हम देखेंगे तो AC है और कर्ण को देखेंगे तो AB है। तो साइन थीटा बराबर लंब यानी AC बटे कर्ण यानी AB। आगे अगर हम इसे देखें तो अगर साइन थीटा के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं तो इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, तो AC का 1 से गुणा करते हैं तो AC आता है और AB का साइन थीटा से गुणा करने पर AB साइन थीटा आता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि AC बराबर 2A साइन थीटा। चूंकि यहाँ अगर हम देखें AB क्या है? विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव के दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 2a। तो हम यहाँ AB का मान कितना रख देते हैं? 2a। अब समीकरण 1 से यहाँ हमने AC का मान जो निकाला है उसको हम कहाँ रख देते हैं? समीकरण नंबर 1 में। तो टाउ बराबर QE गुणे AC का मान कितना रख देते हैं? 2a साइन थीटा। तो यहाँ टाउ बराबर Q, अब इसे हम अरेंज करते हैं, Q के साथ हम 2a लिख लेते हैं तो Q गुणे 2a इंटू E साइन थीटा, और हम जानते हैं कि Q गुणे 2a बराबर P यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अर्थात हम जानते हैं कि कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसका गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ Q गुणे 2E के जगह हम कितना रख देते हैं? P। तो यहाँ टाउ बराबर PE साइन थीटा, और इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अगर हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहें तो टाउ के ऊपर सदिश यानी तीर की दिशा आ जाएगी, P यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और गुणे E यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो साइन थीटा है वो हट जाता है। तो हम जानते हैं
कि दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है वो दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो जैसे ही हम क्रॉस लगाते हैं तो ये साइन थीटा हट जाता है, और अगर यहाँ अदिश गुणनफल होता तो डॉट होता और वहाँ कॉस थीटा हट जाता। और यहाँ जो टाउ की दिशा होगी वो उस तल के अभिलंबवत होगी जहाँ ये P और E स्थित हैं। मतलब अगर इसकी दिशा देखें तो जिस तल पर P और E स्थित होंगे उस तल के लंबवत इसकी दिशा होगी। तो इस तरह से हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण का हम व्यंजक देखते हैं। और अब हम चलते हैं कुछ विशेष स्थितियां और हम देखते हैं कि कब इस टाउ का मान यानी बल युग्म आघूर्ण का मान कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। तो यदि थीटा बराबर 0, अगर हम मान लेते हैं कि जो यहाँ बनने वाला कोण है वो थीटा कितना है 0, तो समीकरण 1 से, तो यहाँ हम समीकरण 1 में थीटा का मान 0 रख देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ थीटा का मान 0 रखते हैं तो हम सब जानते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ सब गुणनफल में है तो टाउ का मान भी 0 हो जाएगा। और जैसे ही टाउ यानी द्विध्रुव टाउ यानी बल युग्म आघूर्ण का मान 0 होगा, तो समझिए अगर बात कि अगर हम जितना बल इधर लगा रहे हैं इतना बल इधर लगा रहे हैं, ये बल युग्म आघूर्ण हुआ। और अगर बल युग्म आघूर्ण का मान ही 0 है तो ये घूमेगा नहीं, मतलब ये द्विध्रुव जो है वो किस में रहेगा, द्विध्रुव स्थायी संतुलन की स्थिति में होगा। स्थायी संतुलन का स्थिति का मतलब ये कभी भी हिलेगा डुलेगा नहीं। अगर थीटा बराबर हम 90 डिग्री मान लें तो जैसे ही हम इस समीकरण नंबर 2 में थीटा का मान 90 डिग्री रखते हैं तो टाउ बराबर साइन 90 का मान 1 होता है, तो टाउ बराबर P आ जाता है। और इस स्थिति में जो बल युग्म है उसका मान क्या होता है, अधिकतम होता है। अर्थात यदि बल एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी द्विध्रुव पर हमको बल युग्म आघूर्ण अधिकतम लगाना है तो हमें इसको थीटा यानी 90 डिग्री रखना होगा, यानी द्विध्रुव को इसके साथ 90 डिग्री के कोण पर रखना होगा। यदि थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 180 का मतलब इसी को इसके पैरेलल रख दें, अर्थात इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के एकदम पैरेलल रख दें। और जैसे ही हम इसको पैरेलल रखते हैं तो हम इस समीकरण 2 में पुनः थीटा का मान 180 रखते हैं और हम जानते हैं साइन थीटा बराबर 0, सॉरी साइन 180 बराबर 0, तो यहाँ टाउ का मान पुनः 0 हो जाएगा। लेकिन इस स्थिति में बात यह होगी कि यहाँ जहाँ 0 टाउ बराबर 0 डिग्री कोण रखने पर यह स्थायी संतुलन की स्थिति में था, तो जब थीटा बराबर 180 रखते हैं तो जो द्विध्रुव होगा वो अस्थायी संतुलन की स्थिति में होगा, अर्थात इसमें मूव करने की टेंडेंसी हो सकती है। अब यदि हम E बराबर 1 माने, साइन थीटा बराबर 1 माने और थीटा बराबर 90 डिग्री माने और समीकरण 2 में इन सब मानों को रख दें तो हम देखते हैं कि अगर E का मान 1 है, साइन थीटा का मान 1 है, अर्थात थीटा बराबर 90 और 90 का मतलब ये कैसा है, लंबवत है, तो हम देखते हैं कि टाउ बराबर P, तो अर्थात किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कैसा रखा हो, थीटा बराबर 90 यानी लंबवत रखा हो। तो फिर से बोलते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है कब बराबर होता है, जब एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यह कैसा रखा हो, लंबवत यानी 90 डिग्री की कोण पर रखा हो। तो चलिए इस तरह से हमने सीखा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक। और यहाँ हम लास्ट में इसकी परिभाषा देखते हैं प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण की। तो हम प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण की 2-3 परिभाषाएं बना सकते हैं। पहला तो हम परिभाषा यहाँ से बना सकते हैं, अगर हम यहाँ देखें तो टाउ को हम प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं, पी को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ई को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और साइन थीटा को हम ज्या यानी
उसका साइन बोलते हैं। तो चलिए यहाँ से हम पहली परिभाषा बनाते हैं। तो अगर हम पहली परिभाषा देखें तो ये इसके और बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा तो गुणा गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो अर्थात ये जो हम बोलते हैं उसका अर्थ होता है कि जहाँ ये है मतलब उसका गुणनफल है। तो देखेंगे हम यहाँ टाउ, ये टाउ का अर्थ क्या हुआ, प्रत्यानयन बल युग्माघूर्ण, विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उनके बीच के कोण थीटा यानी कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये पहली परिभाषा बन गई। अगर हम दूसरी परिभाषा बनाना चाहें तो हम जानते हैं टाउ को हम पुनः क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, पी को हम क्या बोलेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण, और ई को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ जो क्रॉस का साइन है अर्थात क्रॉस का साइन का मतलब है कि सदिश गुणनफल। तो चलिए देखते हैं, हम बोलेंगे ये इसके ये होता है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इसका ये इसके ये होता है। तो चलिए बोलते हैं पहली परिभाषा, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसे दूसरे शब्दों में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणनफल प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। और अगर हम एक अलग परिभाषा बनाना चाहें तो यहाँ हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर 1 मान लेते हैं और साइन थीटा का मान 1 यानी थीटा बराबर लंबवत रखा गया है, तो हम देखते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उस प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है, जो उस स्थिति में कार्य करता है जब यह एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कैसा रखा हो, लंबवत रखा गया हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम सिंपल वे में अगर हमसे डायग्राम तैयार है और उसी डायग्राम का यूज़ करके हम डेरिवेशन बना लें तो परिभाषा बनाना एकदम इजी होता है और हम इसके सारी परिभाषाओं को एकदम सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का हमने व्यंजक पढ़ा, और अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि जैसे ही क्लास का एंडिंग होगा तो हम सारे चैप्टर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपके सामने सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ उन सारे न्यूमेरिकल्स को आपको टू द पॉइंट एकदम क्लियर वे पे एकदम आसान मेथड के द्वारा समझाएंगे। तो इस तरह से ये व्यंजक की समाप्ति होती है। और अब हम चलते हैं इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। अगर बात की जाए कि ये जो 12th का सिलेबस है और इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या लेस इम्पॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को हम आपके सामने ज़रूर डिस्कस करेंगे। और हर चैप्टर के एंडिंग पर उस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है वो हम आपके साथ साझा करेंगे, और वो सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे चैनल पर एक कमेंट सेक्शन पर आप वीडियो देखते हैं और उस पर कमेंट करते हैं, तो हमने आपसे राय मांगी थी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम सुधार योग्य हैं। तो उनमें से सबसे पहली राय यही थी कि हम आपको कुछ ना कुछ डेली होमवर्क दें। तो इसमें आपको डेली होमवर्क में जो चीज़ें हैं वो आपको डेली दी जाएंगी। और अगर आप होमवर्क के लिए बोलें तो कल आपको कूलाम का नियम एकदम तैयार करके लाना है, और अगर आपका कूलाम का नियम तैयार हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं कि कूलाम का नियम आपका तैयार हो गया है। तो साथ ही साथ कूलाम के नियम के अलावा आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं और इनकी विशेषताएं लिखिए। लगभग 2-3 विशेषताएं आपको आनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना चाहिए। अगर आप तीसरा क्वेश्चन की बात करें, तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो आज के लिए आपको एक
लगभग 4 नंबर का प्रश्न और एक 3 नंबर का प्रश्न और एक 2 नंबर का प्रश्न, तीनों एक एक प्रश्न आज के आपके होमवर्क हैं। और जैसे ही आपके तीनों प्रश्न तैयार हो जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर ये बता सकते हैं कि ये हमारा तैयार हो गया है। और ऐसे ही आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा और साथ ही वीकली कोशिश की जाएगी कि आपको एक टेस्ट पेपर दिया जाए जिससे आपकी बेहतर तैयारी बोर्ड एग्जाम की हो सके। और इस साल का लक्ष्य है कि इस क्लास से पढ़े हुए बच्चे 95% प्लस, मतलब 95+% अर्जित करें। और इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और आप ये जो क्लास में आपको क्वेश्चन बताए जाते हैं, हम इस चीज़ का दावा तो नहीं करते कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो मेरा पढ़ाने का व्यक्तिगत अनुभव रहा है उससे मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में अधिकतम क्वेश्चंस वही होंगे जो हम अपनी इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं बलयुग्म आघूर्ण से रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल है एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, -9 कूलाम मीटर है, 5 × 10⁴, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के, न्यूटन पर कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। तो द्विध्रुव पर कार्य करने वाले, तो द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो अभी हमने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा उसी से रिलेटेड अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। और प्रश्न ये है कि एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है 4 × 10⁻⁻⁹। तो जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है 4 × 10⁻⁻⁹। और ये 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या है रखा गया है। तो विद्युत क्षेत्र में कितने डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है 30 डिग्री का। तो द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण को हमको ज्ञात करना है। तो हम पहले लिख देते हैं गिवन दैट, और हम देखते हैं कि क्या क्या हमें प्रश्न में दिया हुआ है। यहां अगर आप देखेंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या बोलते हैं P। तो P बराबर कितना है 4 × 10⁻⁹ कूलाम और क्या है मीटर। अगर हम देखें कि एक समान विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। और अगर हम यहाँ थीटा देखें तो थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। तो हमें बल युग्म आघूर्ण यानी टाउ बराबर ज्ञात करना है। तो अगर हम सिंपल वे में टाउ का फार्मूला देखें तो टाउ बराबर फार्मूला होता है PE sin थीटा। तो टाउ बराबर P की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁹ गुणे E यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 × 10⁴ गुणे साइन थीटा का मान 30 है तो साइन 30 डिग्री। चलिए टाउ बराबर यहाँ देखिए 5 चौको 20 गुणे या -9 है यहाँ +4 है तो माइनस और प्लस आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती। तो -9 और 4 कितना होगा 10⁻⁻5 गुणे साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। तो
तो इससे इसको कैंसिल कर देते हैं। तो टाउ बराबर 2-20 गुणे 10 की घाते -5, यहाँ 10 की घाते 1 है, वहाँ 10 की घाते -5, तो 10 की घाते -4। और जो टाउ यानी बलयुग्म आघूर्ण है उसका अगर हम इकाई देखें तो हमने देखा था कि एक बल और दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, तो एक बल को हम क्या लिखेंगे, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन, और दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी को हम किससे लिखते हैं, मीटर से। तो टाउ की इकाई जो होगी वो क्या होगी, न्यूटन मीटर। हमने आपसे बोला ही है कि जो फार्मूले हैं उन्हीं से हम इकाई, विमी, सूत्र, मात्रक सब ज्ञात कर सकते हैं और उसी से हम परिभाषा बना सकते हैं, तो उसी के द्वारा हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरीके से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड व्यंजक जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उसके साथ ही साथ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको हमने देखा। और ये क्लास आपको आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी ये बिल्कुल कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं। और जो आज हम डेली होमवर्क का एक प्रोसेस है जो आपको देते हैं, अगर वो आपका तैयार हो जाता है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर बता सकते हैं। और ऐसी ही क्लासेस आपको मिलती रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी जरूर बजा दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें या कोई नया चैप्टर शुरू करें तो आपको ऑलरेडी सूचना प्राप्त हो जाए। जय हिंद।